Hello and welcome to the Samad Academy. So our next topic is nature of supply under GST, concept and significance. See, nature of supply यानी कि types of supply क्या क्या हो सकते हैं एंड किस किस केसेस में कौन कौन सा टैक्सेस लगेगा एंड के उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, सेक्शन कौन कौन से कवर होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. So the topics are nature of supply, taxes under GST regime, place of business, export of goods and services, import of goods and services, some illustrations and examples. हम ये सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद डिटेल इंफॉर्मेशंस. सो सबसे पहले बात करें कि रिलेवेंट प्रोविजंस क्या है, यानी कि सप्लाई से रिलेटेड, रिसिपिएंट रिलेटेड, सप्लायर रिलेटेड, इफेक्ट ऑफ टैक्स, अपना जो रॉन्ग टैक्स अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करके पे कर दिया हो तो उस केसेस में क्या क्या प्रोविजंस है और कौन कौन से सेक्शन के अंडर ये सारी चीज़ें कवर होती हैं. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट दैट कवर्स द प्रोविजन रिलेटेड टू सप्लाई. सिमिलरली 7 and 8 of IGST Act that covers interstate and intrastate supply of goods and services. So ये जितने भी sections है ये different provisions को cover करेंगे. हम जितने भी provision यहाँ पे दिए हुए हैं हम हर एक provision के बारे में information आगे आने वाले वीडियो में cover करेंगे. So सबसे पहले बात करें section 9(1) of CGST. CGST हमें जैसे पता है कि CGST स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, बट कब लगेगा? वो उस केस में लगेगा जहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल और सर्विसेज इंट्रा स्टेट होता है. इंट्रा स्टेट मीन्स एक ही स्टेट में जब गुड्स और सर्विस की सप्लाई होगी उस केस में आपका CGST लगेगा, बट CGST के साथ साथ में पर्टिकुलर स्टेट का SGST भी चार्ज होगा. बट हम यहाँ बात कर रहे हैं CGST के, तो ये इंफॉर्मेशन के मुताबिक सेक्शन 9(1) कहता है कि कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा गुड्स का तो उस केस में हमें जो टैक्स चार्ज करना है वो उस केस में डेफिनेटली CGST चार्ज होगा और ये रेवेन्यू जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को. एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन. यानी कि डेफिनेटली हमने पिछले टॉपिक 1 में देखा था कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे GST एप्लीकेबल नहीं है. तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अल्कोहल हो गया, ये सब चीज़ों के ऊपर फिलहाल अभी GST इंक्लूडेड नहीं है. इस पे जो पुराना टैक्स मैकेनिज्म वही लगता है, तो यहाँ पे CGST चार्ज नहीं होगा. On the value determined under section 15 of Central Goods and Service Tax Act and यानी कि CGST उसी वैल्यू पे लगेगा जो कि अंडर सेक्शन 15 डिफाइन. अब सेक्शन 15 के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे. तो ये टैक्सेबल वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू. अब ये टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? अब एक प्रोडक्ट आप 100 रुपए का सेल करते हो, मैं MRP की बात, दैट इज कॉल, इसको हम लोग कॉस्ट वैल्यू बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हमने 100 रुपया रखा. कॉस्ट वैल्यू इन द सेंस अपना कॉस्ट प्लस मार्जिन ऐड करके. तो हमने उसका सेलिंग प्राइस 100 रखा, तो 100 पे ही सेल कर सकते हैं. तो 100 रुपीज इज कॉल्ड आर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल, यानी कि असेसेबल वैल्यू. इस प्रोडक्ट का टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? 100. बट कभी कभी क्या होता है इन टर्म्स ऑफ गुड्स, आप जब कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कुरियर चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, XYZ तरह तरह के चार्जेस हो सकते हैं कि प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए. तो उस केस में जो चार्जेस होते हैं ये भी उस प्रोडक्ट के टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड हो जाते हैं. तो ये जो वैल्यू 100 रुपए का प्रोडक्ट, 10 रुपए का अपना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो प्रोडक्ट की जो अपना टैक्सेबल वैल्यू हो गया वो 110 हो जाता है. सो अंडर सेक्शन 9(1) CGST एक्ट यानी कि सेक्शन 15 के में ये डिफाइन है कि किस प्रोडक्ट के टोटल वैल्यू कौन सी होगी जिसपे CGST चार्ज किया जाएगा.
एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। यस, ये भी राइट है कि CGST का जो रेट है वो 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए। आज के दिन हमें मालूम है जो टैक्स रेट है 0%, 3%, अपना 5%, 12%, 18%, 28%, तो मैक्सिमम अपना जो है वो 28% है, जिसमें CGST का पोर्शन 14% आता है। बट आगे चल के रेट ये चेंज हो सकते हैं, बट ये मोर देन 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। यस, एज पर रूल के हिसाब से एक टैक्सेबल पर्सन को ये कलेक्ट करना है और इन द पर्टिकुलर फॉर्म, इन द पर्टिकुलर रिटर्न उस पर्सन को जो टैक्स कलेक्ट किया हुआ है CGST को वो जमा करना होगा। तो ये तो बात हो गई CGST की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 51 दैट इज IGST एक्ट। CGST कब लगता है? अच्छा, CGST का कंट्रोल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सिमिलरली IGST का जो कंट्रोल है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे क्या कहता है? IGST विल बी अप्लीकेबल ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। हर तरह के इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी प्रोडक्ट सप्लाई होगा वहां पे CGST SGST नहीं बल्कि IGST चार्ज होगा, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहल। यस, इसमें भी वही बात आ गई कि अल्कोहल पे GST कवर नहीं होता है। ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड, बात वही हो गई कि कौन से वैल्यू पे लगेगा, सिमिलर जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। सच रेट बट नॉट एक्सीडिंग 40%। तो CGST के केस में कितना था? नॉट एक्सीडिंग 20%, बिकॉज 20% इज अ CGST, 20% SGST, तो टोटल बन जाता है 40%। तो सिमिलरली IGST 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। हालांकि आज के दिन में कोई भी रेट 40% पे नहीं है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में कोई प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विस पे जो पेट्रोलियम हो सकता है या फिर अल्कोहल हो सकता है, उस केस में GST का रेट 40 हो सकता है। कलेक्टेड इन सच मैनर प्रिस्क्राइब बाय द डिफाइंड प्रिस्क्राइब एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। यस, वही रूल के मुताबिक पर्सन को एज पर रूल के हिसाब से टैक्स कलेक्ट करना है एंड गवर्नमेंट को पे करना है। Okay, last point there, provided that IGST on imported goods will be applicable as per Custom Tariff Act. Okay, this is the important one. क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट फॉरेन से परचेज करते हो, दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये जो चीजें कवर होती हैं एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट के मुताबिक होती है। पहले क्या होता था, प्रोडक्ट जब परचेज करते थे तो कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी दैट इज CVD, SAD, ये अलग अलग तरह के टैक्सेस वहां पे चार्ज किए जाते थे। बट आज के दिन में कस्टम ड्यूटी तो है, कस्टम ड्यूटी के साथ साथ प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर उसका टैक्सेबल वैल्यू में कस्टम ड्यूटी भी ऐड होता है। उस केस में प्रोडक्ट के टैक्सेबल वैल्यू पे आपको IGST कस्टम डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता। अनटिल अनलेस, जब तक आप ये सारे टैक्सेस वहां पे क्लियर नहीं करते हो तब तक प्रोडक्ट आप अपने गोडाउन में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ओके, द डिफरेंस दैट इज CGST वर्सेस IGST। तो CGST कवर है सेक्शन 91 एंड IGST 51। CGST to be levied on all intra-state supply of goods or service or both. Yes, intra-state supply यानी within the state, जबकि IGST will be applied on all interstate supply, that is एक स्टेट से दूसरे स्टेट। यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस होते हैं स्टेट्स के। CGST shall not be applicable on the supply of alcoholic liquor for human consumption. Similarly IGST भी उस पे भी नहीं लगेगा, ना CGST लगेगा ना IGST लगेगा अल्कोहल पे। CGST shall be payable on the value determined under section 15. Yes, on the act of such rate to be notified by the government on the recommendation of the council not exceeding 20%. सब कुछ डिट्टो है, बट यहाँ पे जो वर्ड हो जाता है 20% के बदले 40%, यानी कि CGST जो है उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा, कौन सी वैल्यू पे टैक्स चार्ज होगा, जो कि अंडर सेक्शन 15 में डिफाइंड है। बट GST काउंसिल जो रेट डिफाइन करेगी उस रेट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, जो कि रेट 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली IGST 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। CGST shall be paid by the taxable person. Yes, IGST will be paid by the taxable person. Taxable person वो होता है जो GST में रजिस्टर्ड है, रेगुलर रजिस्टर्ड है, और वो हर एक इनवॉइस पे पार्टी से टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। नाउ व्हाट इज गुड्स? अब
ये गुड्स क्या होता है, ये पहले भी चीजें वैट में भी था कि ये गुड्स होता क्या क्या है, गुड्स में क्या क्या चीजें कवर होती है। गुड्स मतलब एनीथिंग। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। मतलब हर वो चीज जो मूवेबल है बट मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के, बट इंक्लूडेड इन एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass and the things attached to or formative part of the land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। गुड्स मतलब हर वो चीज गुड्स है जिसका हम ट्रेड कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, लेकिन मनी एंड सिक्योरिटी को छोड़ के। सो ये दो चीजें जो है वो गुड्स और गुड्स में कवर नहीं होती। कौन सी चीज है? मनी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज इन द सेंस शेयर्स की बात हो रही है। गुड्स में क्या क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सारी चीजें गुड्स में इंक्लूडेड है। व्हाट इज सर्विस? बात हो गई गुड्स की, अब हम बात करते हैं सर्विस। सर्विस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। बड़ा ऑब्वियस। सर्विस वो चीज होता है, अगर आप गुड्स को सिंपल लैंग्वेज में समझो तो गुड्स मतलब वो चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। बट सर्विस वो चीज होती है जो होती तो है, एग्जिस्ट तो करती है, बट हम उसे टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे कि डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, आपको मेडिसिन की सर्विस देता है, टीचर की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, एयरफोर्स की सर्विसेज। तो दिस आर द सर्विसेज जो कि होते हैं, दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज। सर्विसेज means anything other than goods, money and securities but includes activities। yes, याद रखिए ये वर्ड एक्टिविटीज, यानी कि ये गुड्स नहीं होते, मनी नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होता, बट ये एक्टिविटीज होती है, फॉर्म ऑफ एक्टिविटी होती है रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर ईच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। कहने का मतलब सर्विस वो हर एक्टिविटीज होती है जो कि परफॉर्म की जाती है फॉर मनी एंड अदर थिंग्स। यानी कि आज जैसे कि आप टीचर की सर्विस ले लो, डॉक्टर की सर्विस ले लो, ये सब चीजें जो होती है वो सर्विस में कहलाती है, बट गुड्स नहीं है। गुड्स तो ऑब्वियस बात है वो मूवेबल चीजें होती हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। बट सर्विस इज समथिंग अदर, इट इज रिलेटेड टू एक्टिविटीज। ओके, बात आ गई वापस कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। हमने टॉपिक 1 में ही देखा था कि व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई आर दोज सप्लाई विच आर नेचुरली बंडल्ड। बंडल मींस एक दूसरे के पूरक होते, मतलब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के बिना कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि पिछला एग्जांपल ही ले लेते हैं कि अगर हम मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो ऑब्वियस बात हमारा प्रिंसिपल प्रोडक्ट हमें मोबाइल चाहिए, लेकिन मोबाइल के साथ हेडफोन, मोबाइल के साथ मेमोरी कार्ड, मोबाइल के साथ अपना चार्जर, ये सब चीज़ें उसमें कंपोजिट के तौर पे होती है। बिकॉज सिम कार्ड, ये सब चीज़ें जो है मोबाइल जो है इन सब चीज़ों के बिना इनकम्प्लीट होता है। तो ये नेचुरल लेवल पे देखा जाए तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मोबाइल का रेट अलग हो सकता है, सिम कार्ड का रेट अलग हो सकता है, चार्जर का रेट अलग हो सकता है, जीएसटी का, सबका अलग अलग हो सकता है। बट अंडर द कंपोजिट सप्लाई एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, उस प्रिंसिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी उसे कंपोजिट प्रोडक्ट है सारे पे सारे सेम रेट लगेंगे जीएसटी के, अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ जीएसटी ऑफ पर्टिकुलर प्रिंसिपल प्रोडक्ट। तो कंपोजिट सप्लाई क्या होते हैं? नेचुरली बंडल्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के बिना वो इनकम्प्लीट होते हैं। बट मिक्स सप्लाई में ऐसा नहीं होता। मिक्स सप्लाई से काइंड ऑफ गिफ्ट हैम्पर पैक, जिसमें दिवाली का गिफ्ट हैम्पर पैक बनाया जाता है, जिसमें काजू बादाम सब चीजें होती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि काजू के बिना बादाम नहीं चलेगा, बादाम के बिना किशमिश नहीं चलेगी। नहीं, आप एक गिफ्ट हैम्पर पैक बनाते हो जिसमें एज ए गिफ्ट देने के लिए सब चीजें मिक्स करते हो। तो किसी का जीएसटी रेट 5%, किसी का 12%। तो ऐसे केस में जो गिफ्ट हैम्पर पैक होता है, उस केस में जो जीएसटी का रेट लगता है उस पर्टिकुलर गिफ्ट हैम्पर में जो ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसका जीएसटी रेट हायर होगा, उसी का सबसे ज्यादा जीएसटी रेट होने की वजह से पूरे प्रोडक्ट पे जीएसटी रेट वही लगेगा, विच एवर इज हायर। तो कंपोजिट आर नेचुरली बंडल बट मिक्स एक दूसरे से कोई कनेक्टेड नहीं होते हैं। अगर आप सेपरेट परचेज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस आप कभी कभी देखते हो कि मैकडी में कोक एंड अपना बर्गर साथ में कंबाइन कर दे, सो दैट आपको ऑफर में मिला था। अगर वही चीज़ें अगर आप डिफरेंट परचेज करो तो ये थोड़े से कॉस्टली पड़ जाते हैं।
बट अगर एक ऑफर प्राइस के तहत अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए तो ये काइंड ऑफ मिक्स सप्लाई होगा, इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई बड़ा ऑब्वियस वो चीज होती है कि एक दूसरे के बिना प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होते, अधूरे होते हैं, कि एक लिया तो ऑब्वियस बात है दूसरा तो लेना ही पड़ेगा। कंपोजिट सप्लाई, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की मैं अगर बात करूं तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां पे हम कोई कंस्ट्रक्शन, किसी तरह का इंस्टॉलेशन, किसी तरह का मतलब ऑफिस सेटलमेंट, हम ये सब चीजें जो करते हैं वो कर तरह का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंपोजिट सप्लाई, बिल्कुल, बिकॉज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो किसी का घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उसमें घर बनाना तो इतना आसान नहीं है, उसमें ऑब्वियस बात है उसमें ईंटें लगेंगी, उसमें सीमेंट्स होंगे, तो ये एक तरह के पूरे एक दूसरे से नेचुरली बंडल्ड है, यानी कि एक दूसरे के बिना ये सब इनकम्प्लीट है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग लिया तो कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ऑल्ट्रेशन, ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो सर्विस होती है वो एक तरह का कंपोजिट सप्लाई कहलाता है। ये नेचुरली कंपोजिट सप्लाई है बिकॉज ये जितने भी एक्टिविटीज है एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड, दैट इज शेड्यूल 2। सप्लाई ऑफ गुड्स, अब हमने पिछले टॉपिक 1 में सप्लाई का मीनिंग समझा था। सप्लाई मीन्स एनीथिंग, जब हम एक दूसरे को प्रोडक्ट ट्रांसफर करते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसमें हम प्रोडक्ट ट्रांसफर करें तो टाइटलशिप भी ट्रांसफर हो। यहाँ पे लिखा है एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन द गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि जब हम एक कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स या फिर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स हम जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, उसकी ऑनरशिप यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो वो डेफिनेटली सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है। एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच इज stipulate that property in goods will be passed in future date upon the payment of full consideration as agreed। yes, हायर परचेज देखा रहेगा। हायर परचेज में क्या होता है, जैसे कि इंस्टॉलमेंट बेसिस आप एक कोई प्रोडक्ट, जैसे टीवी आप लेकर आ गए, लेकिन दुकान शॉप में आप बोला जाता है कि आपको हर महीने इतना इतना पे करना पड़ेगा। जब तक कि आप फाइनल पेमेंट नहीं कर रहे हो तब तक फाइनल प्रोडक्ट का जो चीज़ टाइटलशिप है, इसकी ऑनरशिप है, आपके ट्रांसफर नहीं होती है। बट एक डाउन पेमेंट के साथ में प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रोडक्ट ट्रांसफर होता है बट उसकी टाइटलशिप ट्रांसफर उस टाइम तक नहीं होती जब तक कि फाइनल पेमेंट नहीं होता, बट ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट विद और विदाउट कंसिडरेशन, वही बात हो गई लैपटॉप वाली कि लैपटॉप हमारा बहुत पुराना हो गया तो हमने क्या किया, किसी एम्प्लॉय को जो छोड़ के जा रहा था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। अब चाहे उससे हमने पैसे लिए या फिर नहीं लिए, दैट डजंट मैटर, बट ये एक तरह का सप्लाई ऑफ गुड्स है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration। मतलब वही बात हो गई, अगर बिजनेस है, बिजनेस में वो किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट अपने बिजनेस का निकाल के दे रहे हैं, चाहे उसके बदले कैश लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए या फिर किसी भी तरह का कंसिडरेशन के अगेंस्ट में, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है। डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज तो गुड्स से पूरा डिफरेंट होता है। अब जिसमें क्या क्या चीजें होती है जैसे हम लोग रीड डाउन करते हैं आप समझ जाओगे, बिकॉज एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है यहाँ पे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक, यस सप्लाई करना यानी कि सर्विस देना। ट्रांसफर ऑफ राइट्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, एनी लीज, रेंट, टेनेंसी, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, any lease or letting out the building for business or commercial purpose with wholly or partially, any treatment or process applied on other person's good like job work भी एक तरह का सर्विस ही है। any business assets put for private use for other than business whether or not for the consideration, बिजनेस का कोई भी ऐसा सामान जो हमने पर्सनल लेवल पे यूज किया चाहे उसके बदले पैसा लिया या नहीं लिया। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी से कि जमीन या फिर कोई स्पेस हम रेंट पे देते हैं, वो भी एक सप्लाई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, इट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ओनली।
टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर लाइसेंस किसी को टाइम बिंग के लिए ट्रांसफर करना, वो भी एक तरह का सर्विस है। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। ऑब्वियस बात है, किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना, सर्विस देना, बनाना या फिर अपग्रेड करना, वो भी एक तरह का सर्विस है। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट और एन एक्ट सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, यानी किसी भी तरह का कोई भी चीज़ एक्टिविटी ऑन रिक्वायरमेंट पे परफॉर्म करना, वो भी एक तरह का सर्विसेज में काउंट होता है। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, चल भाई तू ये प्रोडक्ट लेके जा, 10 दिन यूज कर, उसके बाद लाके दे देना अपनी मर्जी से, तो एक तरह का, यानी कि एक्टिविटीज, दीज आर द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म, कि मतलब चलो ठीक है ये सब चीजें लेके जाओ, बाद में आप इसके बदले हमें पैसा दो या फिर कंसिडरेशन दो या ना दो, दैट इज डिफरेंट केस, बट वो सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होता है। स्कोप ऑफ सप्लाई, अब थोड़ा इसको हम डिटेल में समझते हैं। सप्लाई सेक्शन 7 सी पॉइंट 1, all forms of supply of goods and or services like sale, transfer, barter, exchange, license, renter, lease और disposal, यानी कि हम किसी भी तरह का कोई भी गुड्स, चाहे वो सेल करे, ट्रांसफर करे, सप्लाई करे, और उसके बदले अगर हम लोग फॉर कंसिडरेशन, मतलब पैसे के बदले या फिर किसी चीज के बदले लिया, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट इज अ सप्लाई। हम कोई भी चीज़ सेल करते, सर्विस देते, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, गुड्स हो, कुछ भी हो, उसके बदले हमने कंसिडरेशन लिया, डेफिनेटली इट इज सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, हमने फॉरेन से कोई सर्विस ली, उसके बदले हमने कुछ पेमेंट किया या फिर किसी तरह का कोई सेटलमेंट किया, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, सप्लाई। शेड्यूल 1, made or agreed to be made even without a consideration। Schedule 2, that is Schedule 1 and Schedule 2 of supply, किसी तरह का एग्रीमेंट हुआ या फिर फ्यूचर एग्रीमेंट हुआ कि हम आपको ये प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, चाहे वो विद कंसिडरेशन हो और विदाउट कंसिडरेशन हो। गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन, जैसे ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, गवर्नमेंट खुद एक नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट कर सकती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर आप सप्लाई करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये सप्लाई कहलाता है। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिस पे कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न में आती हैं कि ये सप्लाई में ट्रीट होगा या नहीं होगा, बट ऐसी चीज़ों को डेफिनेटली गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है नोटिफिकेशन के थ्रू कि ये डिफॉल्ट ये चीज़, ये सर्विस सप्लाई में काउंट होंगी। इंट्रा स्टेट सप्लाई सेक्शन 8 ऑफ IGST है। इंट्रा स्टेट मीन्स व्हाट, एक ही स्टेट के अंदर, within same state, yes, subject to the provision of section 10, supply of goods where the location of the supplier, location of supplier यानी कि जो supplier है, चाहे वो goods का हो चाहे service का हो, and the place of supply of goods is in the same state or same union territory shall be treated as intra-state supply। एक ही स्टेट में अगर हम प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की सप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमारा सप्लायर और जो प्रोडक्ट की डिलीवरी सेम स्टेट में हो रही है, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाता है। प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखती तो है इंट्रा स्टेट, बट एक्चुअल में वो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं होता है, जैसे कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन दैट इज, हम सिंपल लैंग्वेज को सेज यूनिट बोलते हैं। हर एक स्टेट में गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इकोनॉमी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक यूनिट सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो आप एग्जांपल ले लो, अगर आप मुंबई के हो तो आपको मालूम होगा अंधेरी में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस है, तो वो पूरा का पूरा एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है कि उस जोन में जो भी ऑफिसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं या फिर बिजनेस हाउसेस हैं, अगर आप वहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई करोगे, आप मान लो आपका बिजनेस जो है वो गेट से लग के सामने ही बिल्डिंग में है, लेकिन आपका दैट इज सेल्स यूनिट में कवर नहीं है, बट आप सामने ही रोड क्रॉस करके दूसरे ऑफिस में सेल करते हो जो सेल्स यूनिट में काउंट होता है, तो ऐसे केस में भले ही आपका स्टेट सेम हो गया,
स्टेट सेम है डजेंट मैटर, बिकॉज सामने वाला रिसिपिएंट है जहां पे प्रोडक्ट या सर्विस की सप्लाई हो रही है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं कहलाता है बल्कि ये इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। और इस केस में CGST SGST नहीं, बल्कि इस केस में जो टैक्स लगता है वो IGST लगता है। हालांकि टैक्स लगता है, उसके बाद से उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके कुछ प्रोविजंस है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। वो टैक्स लगता है IGST, और IGST सामने वाला पे करेगा नहीं करेगा वो हम आने वाले थ्रू आउट द अदर वीडियोस में भी कवर करेंगे। गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब होता है जो गुड्स इंपोर्ट हुआ हमारे स्टेट में इंपोर्ट हुआ, तो ऑब्वियसली बात है वो तो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है। सप्लाई मेड टू ए टूरिस्ट रेफर टू इन सेक्शन 15। अच्छा, टूरिस्ट के लिए एक प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर कोई फॉरेनर टूरिस्ट है, अगर वो आता है कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, उस पर टैक्सेस दैट इज कोई बड़ा अमाउंट टैक्स का वो पे करता है, और वो ये शो करता है कि आई एम नॉट द इंडियन रेसिडेंट, आई एम ए टूरिस्ट, मैं टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पर आया हूँ, तो इस केसेस में जो टैक्स उससे चार्ज कलेक्ट किया गया है तो वो डेफिनेटली जो इसमें भले ही वो महाराष्ट्र में है लेकिन उसमें CGST SGST नहीं, और वो इंट्रा स्टेट सप्लाई काउंट नहीं होता, वो इंटर स्टेट सप्लाई काउंट होगा। और इस केसेस में जो टूरिस्ट ने टैक्स पे किया है ही कैन क्लेम एज अ रिफंड। वो बाद में चल के जब अपनी टूरिस्ट अपना प्रोसेस दैट इज टूर खत्म कर लेगा तो वो एज अ रिफंड क्लेम कर सकता है। हालांकि ऐसे केसेस अभी तक किए हैं नहीं किए हैं, ऐसा कोई मतलब खास केस स्टडी नहीं है, बट यस देयर इज अ प्रोविजन मेड अंडर सेक्शन 15 कि वो रिफंड क्लेम कर सकता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12, सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज आर इन द सेम स्टेट और सेम यूनिटरी शैल बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। बात वही हो गई कि अगर एक ही स्टेट में दोनों बंदे बैठे हुए, गुड्स का मूवमेंट एक ही स्टेट में हो रहा है, सर्विस का मूवमेंट एक ही स्टेट में हो रहा है, तो डेफिनेटली इट इज इंट्रा स्टेट, प्रोवाइडेड दैट ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इंट्रा स्टेट में काउंट नहीं करता है, भले ही वो सेम स्टेट में है। तो क्या हुआ? नाउ इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि बॉर्डर क्रॉस करना। बॉर्डर क्रॉस होगा तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा बन जाएगा? ये इंटर स्टेट बन जाएगा। Location of the supplier and the place of supply are in two different states or are in two different union territories or state and union territories। मतलब कि दो अलग अलग स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरीज, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरीज, तो ये कहलाता है इंटर स्टेट। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट। डेफिनेटली जो इंपोर्ट्स होता है, जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है या फिर सर्विसेज है, वो भी इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर द सप्लाई इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, यानी कि एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट भी हम करते हैं तो वो भी इंटर स्टेट सप्लाई में काउंट होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अ पार्टी टू ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। मतलब आप सेम स्टेट में हो, सेम स्टेट में अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अगर सप्लाई करते हो या फिर वहां से कुछ परचेज करते हो तो वो भी आपका इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। एनी सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंटर स्टेट सप्लाई नॉट कवर एल्सवेयर इन दिस सेक्शन। सो दिस आर द पॉइंट, दिस आर द थिंग्स जो इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर आते हैं। क्या क्या चीजें आती है इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो बाय डिफॉल्ट ये तो इंटर स्टेट हो गया, इंपोर्ट भी, एक्सपोर्ट भी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो दीज आर इंटर स्टेट सप्लाई। नाउ द पॉइंट इज सप्लायर कौन है? हु इज सप्लायर? आखिर ये सप्लायर है कौन? सप्लायर तो पूरा का पूरा मेन सोर्स है जो टैक्स कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट करता है और वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। सप्लायर का डेफिनेशन इस तरह से दिया हुआ है, सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल मीन द पर्सन सप्लाइंग द सेड गुड्स, यानी कि ये वो पर्सन है जो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस या फिर दोनों सप्लाई करता है, या तो डायरेक्टली या थ्रू किसी एक्टिंग एजेंट के थ्रू ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विसेज बोथ सप्लाइड। यानी कि सप्लायर वो पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या तो वो डायरेक्टली खुद सप्लाई करता है रिसिपिएंट को या फिर उसके बिहाफ पे
कोई एक्टिंग एजेंट होता है जो वो प्रोडक्ट सप्लाई करता है या फिर सर्विस सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। नाउ हु इज रिसिपिएंट? अब यहाँ पे देखो, सप्लायर को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो आप इसको सेलर बोल सकते हो, ऑब्वियस सी बात है सेलर बोल सकते हो, बट यहाँ पे जीएसटी में सेलर टर्म यूज नहीं होता बिकॉज यहाँ पे एजेंट भी आ गया है। जो एजेंट है वो एक्टिंग पर्सन है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो एक्चुअल में जो सप्लायर है वो सेलर है, बट एजेंट इज ऑल्सो सप्लायर, बट वो एक्चुअल में सेलर नहीं है। तो यहाँ पे जो है सप्लायर वर्ड यूज किया गया इंस्टेड ऑफ सेलर। सिमिलरली बायर के लिए यहाँ पे बायर एक्चुअल बायर नहीं है, रिसिपिएंट। रिसिपिएंट क्या हो सकता है? रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बायर कोई और भी हो सकता है, रिसीवर कोई और हो सकता है। सो जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जो रिसिपिएंट रहेगा उसके हिसाब से टैक्स का चार्जेस डिटरमाइन होता है। तो इस केसेस में क्या होगा? हु इज रेसिपिएंट? रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ मींस where a consideration is payable for the supply of goods or services or both the person who is liable to pay the consideration। यानी कि ये वो पर्सन है जिसने कोई सर्विस गुड्स या फिर बोथ दोनों लिया और उसके बदले उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ कंसिडरेशन पे करे। कंसिडरेशन चाहे मनी के फॉर्म में हो सकता है या फिर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। Where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom the goods are delivered are made available or to whom possession or the use of goods is given made available। उस केस में जहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं देना होता है, जहाँ पे पैसा नहीं देना होता है, उस केस में जिसको गुड्स सप्लाई किया गया, जिसको सर्विस दी गई, जिसको अपना पोजीशन ट्रांसफर किया, दैट इज गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर किया, बाय डिफॉल्ट वो रिसिपिएंट बन जाता है। यानी कि जिसको प्रोडक्ट सप्लाई हो गया, जिसको सर्विस दी गई, वो बाय डिफॉल्ट कौन बन गया? वो बन गया बाय डिफॉल्ट रिसिपिएंट, चाहे आप उसके पैसा लो या ना लो। इस केस में जहां पे पैसा नहीं लिया था, कंसिडरेशन इन द सेंस पैसा समझ लो। Where no consideration is payable for the supply of services, the person to whom the service is rendered by default। वही बात हो गई कि जिसको सर्विस दी, अगर इन केस ऑफ नॉन कंसिडरेशन जिसको सर्विस दी वो रिसिपिएंट हो गया। And any reference to a person to whom a supply is made shall be constructed as a reference to the recipient of the supply and shall include an acting agent as such on behalf of the recipient। Similarly, चाहे वो डायरेक्ट खुद रिसिपिएंट हो या फिर उसका एक्टिंग एजेंट हो जो सर्विस रिसीव कर रहा है या गुड्स रिसीव कर रहा, बाय डिफॉल्ट वो जो होता है रिसिपिएंट ही कहलाता है। आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझो, रिसिपिएंट मतलब वो पर्सन जो पैसा देगा। लेकिन अगर इन केस ऑफ नॉन कंसिडरेशन है तो जो गुड्स या फिर सर्विस का रिसीवर है, जिसको गुड्स ट्रांसफर किया गया, जिसको हैंडओवर किया गया, जहां पे डिलीवर किया गया, जिसको सर्विस दी गई है, बाय डिफॉल्ट वो रिसिपिएंट कहलाता है। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोकेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि हमें टैक्स क्या चार्ज करना है। Section 2 that is 15 of IGST Act and Section 271 of that CGST Act, that is 2(71) subsection 71 defines location of supplier of services। As per this notification, location of supplier means क्या होता है? location of supplier का मतलब क्या हो गया? place of business, मतलब कि जो सप्लायर है उसका प्लेस क्या है बिजनेस का, वो जीएसटी उसका रजिस्टर्ड कहां पर हुआ है, फ्रॉम वेयर अ सप्लाई इज मेड, सप्लाई कहां से की गई है। तो ओके, तो इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में एग्जांपल आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है मुंबई, बट आपका जो सप्लायर का लोकेशन दैट इज आपका जो गोडाउन है वो थाने में हो सकता है। थाने मतलब दूसरा डिस्ट्रिक्ट। तो बट ओवरऑल आपका सेम स्टेट है, तो ऑब्वियस बात है प्लेस ऑफ बिजनेस आपका जो कहलाएगा, जहां पे रजिस्टर्ड जीएसटी एड्रेस होगा, बाय डिफॉल्ट वो आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाता है। लोकेशन ऑफ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट अदर देन रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो आपका फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट मतलब वो जगह जहां पर आपका फिक्स्ड ऑफिस एड्रेस है, फ्रॉम वेयर अ सप्लाई इज मेड। जैसे वो बात कर ली मैंने, गोडाउन आपका दूसरे स्टेट में है। As per section 250 that is 2(50) of the CGST Act, fixed establishment means a place other than registered place of business, a place which is characterized by sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resources to the supply of services or to the receive and use service for its own need। मतलब वो जगह जहाँ पे फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट वो जगह हो गई जहाँ पे
जो उस सप्लायर के प्रेजेंस को डिफाइन करती है, यानी कि वो जगह जहां से डिफाइन किया जा सके कि हाँ सप्लायर का सोर्स यहाँ से बिलोंग करता है। इन केस supply is made from more than one establishment, the location of supply is the place which is most directly concerned with the provision of supply। अगर दो जगह से सप्लाई किया जाता है, दो जगह है एस्टेब्लिशमेंट है, तो उस केसेस में वो होगा मेन लोकेशन काउंट किया जाएगा जहां से मेजर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। मेजर एक्टिविटी मतलब जहां से मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। इन द absence of any such place, the location is the usual place of residence of supplier। अगर ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो सप्लायर का घर का एड्रेस है वही लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाता है। यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर में ऑब्वियस सी बात है उसका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा या फिर एस्टैब्लिशमेंट एड्रेस होगा। अगर ये सब चीजें नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसका घर का एड्रेस लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाता है। प्लेस ऑफ बिजनेस, जब आपने जीएसटी में रजिस्टर करते हो तो वहां पे आपको प्लेस ऑफ बिजनेस डिफाइन करना पड़ता है। प्लेस ऑफ बिजनेस वो होता है जहां पे आपका ऑफिस अवेलेबल है, फिजिकली ऑफिस अवेलेबल है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑफिस आपका जो हो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो, लेकिन उसके अलावा आपने कोई बड़ा ऑफिस कहीं और ले लिया हो, तो अब रजिस्टर्ड ऑफिस तो ऑब्वियस बात आपने जो लिखा रहेगा प्लेस ऑफ बिजनेस बाय डिफॉल्ट वही बनेगा। लेकिन अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस एक स्टेट में है, बाकी आपने ऑफिस कहीं दूसरे स्टेट में लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको स्टेट का अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ बिजनेस की अगर बात करें तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? अ प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरी कैरिड ऑन, ऐसी जगह जहां से हम बिजनेस चलाते हैं एंड इंक्लूड्स अ वेयर हाउस, यस, गोडाउन और एनी द प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन स्टोर हिज गुड्स, सप्लाइज और रिसीव गुड्स और सर्विसेज बोथ। ऐसी जगह जहां से बिजनेस चलाया जाता है, चाहे वो गोडाउन हो चाहे वेयर हाउस हो, जहां से टैक्सेबल पर्सन अपना प्रोडक्ट स्टोर करता है, सप्लाई करता है और सर्विसेज ऑफर करता है। अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, वो प्लेस भी प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है जहां से मेन अदरवाइज पर्सन अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, आपका ऑफिस था मान लो लोकेशन ए पे, लोकेशन ए आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, बट वहाँ पे हार्डली 3 या 4 लोग बैठते हैं। आपने लोकेशन बी वहाँ से 10 किलोमीटर दूर लिया हुआ जहाँ पे बड़ा ऑफिस है और सारे लोग मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स टीम वहाँ बैठती है, बुक्स ऑफ अकाउंट वहाँ मेंटेन होता है, तो वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है। अ प्लेस where a taxable person is engaged in business through an agent by whatever name called। अच्छा, आपने अपने बिजनेस का फ्रेंचाइजी दे रखा है, मान लो आप उस जगह पर नहीं हो लेकिन आपके नाम पे कोई दूसरा पर्सन या एजेंट जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करता है, वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस में काउंट हो जाता है, जिसको आप ऐसा बोल सकते हो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि सिंपल अपने को मालूम है कि एक्सपोर्ट क्या होता है। अपने कंट्री से, अपने इंडियन टेरिटरी बॉर्डर से अगर कोई भी प्रोडक्ट हम फॉरेन में देते हैं या सर्विस फॉरेन में देते हैं, बाहर साइड यानी कि आउटसाइड इंडिया, बियॉन्ड दैट इंडियन टेरिटरी, वो सब चीजें एक्सपोर्ट कहलाती हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर आईजीएसटी एक्ट, इट मींस टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस बियॉन्ड इंडियन टेरिटरी। अब ये इंडियन टेरिटरी क्या होता है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर आईजीएसटी एक्ट, इट मींस द सप्लाई ऑफ एनी सर्विसेज व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इंडिया, यानी कि मैं इंडिया में बैठा हूं और मैं सप्लाई दे रहा हूं यूएई दुबई में, जो सामने यानी कि वो इंडियन बॉर्डर से बाहर है, जहां पे रिसिपिएंट जो सर्विस रिसीवर है वो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया। द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस इज ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, हमने जो प्रोडक्ट सप्लाई किया वो भी आउटसाइड इंडिया है, चाहे सर्विस हमने बाहर दी है आउटसाइड इंडिया दी है, तो वो भी कहलाता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। द पेमेंट फॉर सच सर्विस हैज बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इन इंडियन रुपीज वेरेवर परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि वो चीजें, वो सर्विसेज जो हमने फॉरेन में दी हैं और उसका इनवॉइस और पेमेंट जो हमें फॉरेन करेंसी में रिसीव हुआ है या फिर इंडियन रुपीज में हुआ है, जो कि परमिटेड है फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। मैं आपको एक चीज बताते चलूं साथ साथ में,
कि आप कभी भी फॉरेन करेंसी दैट इज आप जब मेंटेन करते हो, कभी फॉरेन एक्सपोर्ट सर्विसेज देते हो, जो पैसा आता है वो आरबीआई के थ्रू परमिटेड होता है, उसका आपको फॉर्म 15 CAC भी मेंटेन करना पड़ता है, उसका रेमिटेंस कॉपी आती है। सो दीज आर द परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ये जो सर्विसेज हो गई वो कहलाएंगी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। द सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आर नॉट मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस वो चीजें हो गई जहां पे सप्लायर देने वाला दैट इज चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो वो इंडिया में बैठा हो, और रिसिपिएंट जो है वो इंडिया के बाहर बैठा हो, और इसका इनवॉइस फॉरेन करेंसी में जा रहा है या फिर इंडियन रुपीस में जा रहा है, जो कि परमिटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, और सर्विस जो हमने इंडियन बॉर्डर के बाहर दिया वो कहलाता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब ये एक्सपोर्ट जो है वो कौन सा सप्लाई है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, बट ऑब्वियस इंटर स्टेट है ये। अब इंटर स्टेट में कौन सा टैक्स लगेगा, इसमें टैक्स लगेगा IGST। तो जब IGST टैक्स लगेगा, फॉरेन में पार्टी बैठी है दुबई का अल हमीद जो पार्टी बैठी है, आप उसको 100 रुपए का प्रोडक्ट सेल करते हो, उस पर 18 रुपए का GST लगा के देते हो, तो वो 18 रुपए का टैक्स अल हमीद UAE की पार्टी आपको पे करेगी क्या? आपको 18 रुपए का टैक्स पे करेगी क्या? बट ऑब्वियस बोलेगी इंडियन टैक्स मैं क्यों पे करूँ, नहीं पे करेगी। बट उसके प्रोविजन अलग है, उसकी डिटेल डिस्कशन हमने जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST मॉड्यूल इन टैली RP9 उस केस में हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अगर आपने वो कोर्स ज्वाइन किया है तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और चार्जेस लगेगा या नहीं लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो कौन बेयर करेगा और वो कैसे होता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जस्ट रिवर्स, अब हम फॉरेन से कुछ प्रोडक्ट सर्विस परचेज करते हैं इंडिया में। इट मीन्स ब्रिंगिंग एनी गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम प्लेस ऑफ आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर से कुछ लाया तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हमने किसी से सर्विस ली बाहर से तो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बट इस केस में क्या होना चाहिए, सप्लायर आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, रिसिपिएंट इंडिया में होना चाहिए, सर्विस भी कहाँ पे होनी चाहिए, रिसीव इंडिया में होनी चाहिए। खाली सप्लायर जो रहेगा वो बाहर का होना चाहिए, सर्विस इंडिया में, और आपका जो द रिसिपिएंट जो रिसीवर है वो भी इंडिया में होना चाहिए। तो वो कहलाता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई, बात वही हो गई जो हमने अभी तक डिटेल में सीखा। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, सेम स्टेट, तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट। अच्छा यहाँ पे रिसिपिएंट नहीं लिखा, प्लेस ऑफ रिसिपिएंट नहीं लिखा, मैंने बताया प्लेस ऑफ रिसिपिएंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रोडक्ट या सर्विस कहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द सेम स्टेट, तो इस केस में जो टैक्स लगेगा वो इंट्रा स्टेट होगा। बट इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज विद इन डिफरेंट स्टेट, फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, फ्रॉम यूपी टू बिहार, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, दैट विल अट्रैक्ट IGST, whereas intra-state supply will attract CGST plus SGST or CGST plus UTGST. Classification of supply, location of supplier, place of supply, same state, same union territories, intra-state, then CGST plus SGST or CGST plus SGST, CGST plus UTGST. Location of supplier, place of supply within two different state or two union territories, or from union territory to state, state to union territory, that is interstate supply. In such cases we have to charge IGST. Okay, अब ये चीजें स्टार्टिंग में बहुत हुई थी, ये चीजें होती है नॉर्मली, वी आर ह्यूमन बीइंग, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, हमसे गलती हो सकती है। अगर उस केसेस में कभी कभी क्या होता है कि अगर हम CGST SGST के बदले IGST चार्ज करते हैं, और कभी कभी IGST के बदले CGST SGST चार्ज करते हैं और टैक्स पे कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे एक सेक्शन 19 IGST एक्ट एंड सेक्शन 77 CGST एक्ट ये बताता है कि अगर ऐसे केस में गलती हो जाए तो क्या हो सकता है। देखो IGST एक्ट मुताबिक IGST पेड, अगर आपने गलती से IGST पे कर दिया जहाँ पे CGST SGST पे करना तो कोई बात नहीं, IGST रिफंड क्लेम कर लो, और CGST SGST पे कर दो, इसमें इंटरेस्ट आपको पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, गलती हो सकती है। टैक्स तो पे किया था हमने, बट हाँ रॉन्ग हेड पे कर दिया था। तो रॉन्ग हेड में क्या हो गया, रॉन्ग हेड में प्रॉब्लम ये हो गया, IGST में क्या हो गया कि IGST में जो पोर्शन ऑफ द अमाउंट है ये डिवाइड होता है सेंट्रल और स्टेट को,
तो सेंट्रल को तो पैसा अपना प्रॉपर मिल गया था, लेकिन जिस स्टेट को पैसा मिलना चाहिए था वो उस स्टेट को प्रॉपर नहीं मिला होगा। हो सकता है पैसा मिलना चाहिए था गुजरात स्टेट को, लेकिन आपने SGST पे कर दिया तो आपको वो टैक्स मिल गया होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो कोई बात नहीं, आप रिफंड क्लेम करके रिफंड क्लेम कर लो। रिफंड क्लेम करने के बाद जो CGST SGST पे कर दो, बट देयर इज नो इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जस्ट वाइस एंड वर्सा फॉर CGST एंड SGST। आपने गलती से CGST SGST पे कर दिया जबकि आपको IGST पे करना था, कोई बात नहीं, रिफंड क्लेम कर लो। रिफंड क्लेम करने के साथ आप IGST पे कर दो इंस्टेड ऑफ CGST SGST, और इस पे इंटरेस्ट भी पे करने की जरूरत नहीं है, इस पे इंटरेस्ट अप्लीकेबल ही नहीं है। सिंपल, दैट मीन्स हाँ ठीक है, गलती होती है, गलती हुई है, करेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ई-कॉमर्स ऑपरेटर, आप जैसे कि नाम सुन रहे हो कि ये ई-कॉमर्स बहुत अभी इस टाइम पे चल रहा है, बिग बिलियन सेल, ग्रेट अमेजिंग अपना फेस्टिवल, जो अमेजोन के फेस्टिवल चले, तो दीज आर ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर किसी भी तरह का, सो ये सब चीज़ें ई-कॉमर्स ऑपरेटर ही हैं। तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर कौन हो सकता है? ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैज़ फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी। वो इंडिया में उनका हो सकता है कोई ऑफिस हो, या फिर डज नॉट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी। उनको हो सकता है कोई ऑफिस ना हो। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे ऑफिस अभी रिसेंटली आ गए, लेकिन बहुत सारे सर्विसेज ऐसे थे, जो प्लेटफॉर्म ऐसे थे जो जिनका कोई ऑफिस ही नहीं था इंडिया में। जैसे कि आज के दिन में बात कर लो तो आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा कहा जाता है कि उबर कैब ऑल्सो कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है इंडिया में। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट राइट पर्सन, बट जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ओला के तो ऑफिस देखे हैं, बट मैंने उबर का कोई ऑफिस नहीं देखा। तो इन केस अगर ऐसा होता है, कोई उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे, तो बड़ा ऑब्वियस है, तो ऐसे केस में वो उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। बट उबर, दैट इज ओला, जैसे ओला तो ऑब्वियस बात है, कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस है। सो जिसका फिजिकल प्रेजेंस है, सच ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल टू पे टैक्स। ऑब्वियस बात है, उनका ऑफिस है तो उनको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। बट अगर इनका किसी का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, किसी का फिजिकली ऑफिस में यहाँ पे नहीं है, तो एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग सच ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ऐसे पर्सन, ऐसे जो एजेंट जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टेरिटरी में, तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा उसके बिहाफ पे। या फिर रिप्रेजेंटेटिव डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी। मान लो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, द ई कॉमर्स पर्सन शैल अपॉइंट अ पर्सन फॉर पेइंग टैक्स। वो बिजनेस नहीं कर सकता जब तक कि उसके बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं हो जाता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है टैक्स पे करना, चाहे उनका ऑफिस हो या ना हो। अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो क्या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है या कोई उनका एजेंट है, अगर है तो वो पे करेगा, अगर नहीं है तो उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स: सप्लाई दिल्ली टू मुंबई IGST, महाराष्ट्र टू कर्नाटका IGST, इंपोर्ट USA से माल आया इंडिया में IGST, इंपोर्ट ऑफ गुड्स चाइना से इंडिया में आया, चाइना से फिलहाल इंडिया में कट करो, बैन करो, हमें इंडिया में चाहिए नहीं चाइना का माल। बट ये PPT मैंने पहले बना ली थी तो इसको इग्नोर करो। एग्जाम्पल एक्सपोर्ट का, इंडिया से माल बाहर गया लंदन में, इंडिया से माल गया USA में, तो ये सब एक्सपोर्ट के एग्जाम्पल्स है। अभी दिल्ली से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गया, भले ही वो सेम स्टेट में हो या ना हो, या IGST में जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हमने चेन्नई में सप्लाई किया, भले ही वो सेम स्टेट में, तो भी ये IGST हो गया। सो ये तो बात हो गई अपनी पूरी डिटेल की नेचर ऑफ सप्लाई, एंड जहाँ पे हमने बेसिक डिटेल्स हर एक चीज़ को कवर की। सो अब टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 कवर हो गया, तो आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर विथ यू। अगर इनकेस किसी भी तरह की कुछ क्वेरी है, डाउट्स है, तो डेफिनेटली वी आर अवेलेबल ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट नंबर, एंड डो नॉट वरी अबाउट दैट। PPT डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। PPT अगर आपने कोर्स के लिए एनरोलमेंट किया है, इसके लिए एनरोलमेंट किया है, तो PPT डेफिनेटली आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स दैट विल बी डिलीवर ऑन गिवन मेल एड्रेस। थैंक यू।